बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 11वीं क्लास के 13वें अध्याय के अभ्यास प्रश्न, यानी कि चूंकि हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ गया है जैसे जैसे आपने कमेंट किए हैं उस आधार पर। ठीक है, तो उस हिसाब से आज हमारा टेस्ट है, जैसा कि हम हर चैप्टर के बाद में करते हैं सेल्फ एनालिसिस, कि यदि आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो अभ्यास प्रश्न तो आप यूं कर लोगे, हाँ या ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो एक पौधे को बाहर से देख कर, देखो क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने हमेशा ये बोला है क्वेश्चन कराते वक्त कि क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, उसकी गंभीरता को समझो, उसमें आखिर कहना क्या चाह रहा है, पूछा क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। जब तक तुम इस चीज़ की समझता नहीं कर लेते तब तक तुम्हें आंसर नहीं आता है ढंग से। ठीक है, एक पौधा लिया हमने, उसको हमने बाहर से देखा। अब हमें क्या, ये तो इसने बात कही है, क्या बात कही है कि एक पौधा लिया और उसको बाहर से देख लो। अब तुम्हें क्या पूछा है कि ये प्लांट C3 है या C4, कैसे और क्यों, कैसे पता लगाओगे। हमने जब बात करी थी C3 और C4 प्लांट की तो आपको याद होगा कि भैया जो C3 और C4 प्लांट है वो एक तो अलग अलग जगह उगते हैं। C3 प्लांट है समशीतोष्ण वाली जगह उगेगा, और यदि हम C4 प्लांट की बात करें तो वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, शुष्क शीतोष्ण कंडीशन में उगेगा, यानी कि जो ड्राई वाली जगह होगी है ना, कटिबंधीय क्षेत्र होंगे, जो शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र होंगे वहां पर उगेगा। इनकी जो लीव्स होंगी, C4 प्लांट की जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, फ्लैशी होगी, उसमें मांसल भाग ज़्यादा होगा, मोटी होंगी, भित्ती मोटी होंगी। इसको काट करके देखोगे पत्ती को तो क्रेंच जैसी संरचना तुम्हें दिखाएगी, जबकि C3 में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, यह बात तो अलग हो गया, यही चीज़ आपको इसमें नोटिस करानी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर भी ले लीजिए, जो मैंने बताया है, जो अपन पढ़ चुके हैं ना, वही आंसर तुम्हें लिखना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे की आंतरिक संरचना को देखना है। अब पहले बाहरी संरचना को देखा तो तुमने देखा बाहरी, फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने बाहरी संरचना को देखा है, मोटी पत्तियां हैं, भित्ती मोटी है, मांसल भाग है, और कहाँ पर उग रहे हैं वो देख लिया। इसके अंदर तुम काटोगे, पत्ती को काटोगे तो पत्ती काटने पर तुम्हें अंदर की संरचना में क्या मिलेगी, मीजोफिल सेल्स मिलेंगी, बंडल शीथ मिलेंगी, दोनों में मिलती है। मैंने तुम्हें डायग्राम भी दिखाया है, एक में अपन ने डायग्राम देखा था इस तरीके का कि हाँ भाई इतना सुंदर सा डायग्राम था, इस तरीके से फ्लावर वाला शेप में, है ना। फिर यहाँ पर सेल्स थी, इस तरीके की थी। ये क्या था, C4 प्लांट। और C3 में जब हमने देखा था तो ऐसे 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 यहाँ पर था थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ पर कोशिकाएं थी, फिर यहाँ पर कोशिकाएं थी, यहाँ स्टोमेटा था, यहाँ पर भी स्टोमेटा था। तो ये जब तुम अंदर की संरचना देखोगे, मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि C4 प्लांट में तुम्हें एक फ्लावर जैसी क्रेंच नामा संरचना मिलेगी, लेकिन C3 प्लांट में ऐसा कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तुम अंदर की जब संरचना देखोगे तो तुम आराम से बता पाओगे कि C3 और C4 प्लांट में क्या अंतर है। चाहो तो तुम्हारा ये एज इट इज तुम्हारी NCERT से लिया है आंसर, बस समझाने का तरीका मेरा है। ठीक है, तुम आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी NCERT में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हालांकि C4 पौधे में बहुत कम कोशिकाएं जैव संश्लेषण केल्विन पद को वहन करती है। हमने बात करी थी जैव संश्लेषण सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छा होता है, C3 प्लांट में रादर देन C4 प्लांट में। यही बात बता रहा है ये, C4 प्लांट में हालांकि कम जैव संश्लेषण C3 प्लांट करता है, लेकिन फिर भी वे उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। क्यों? जब तुमने C4 प्लांट पढ़ा था मुझसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि C4 प्लांट में बता ही देती हूँ, ऐसे ऐसे मुझे भी मज़ा नहीं आता। हम ये मीजोफिल थी, ये हमारी बंडल शीट थी। हम बोल रहे थे कि CO2 और O2 दोनों ही नहीं आ पा रहे, है ना। लेकिन C3 प्लांट में हमने बोला था, जब प्रकाश श्वसन हुआ था, जब फोटो रेस्पिरेशन हुआ था, तो C3 प्लांट में हमने क्या बोला था कि O2 की सांद्रता बढ़ गई है, जिसकी रुबिस को क्या कर रहा है, O2 को ज़्यादा प्यार कर रहा है और CO2 को लात मार रहा है, किक मार रहा है, बाहर चल। ये बात हुई थी। तो CO2 को तुम जब कम ग्रहण करोगे तो जैव संश्लेषण की क्रिया कम होगी ना। डेफिनेटली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगा, ATP ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं अपन। तो C3 में ये चीज़ें हो रही है, लेकिन C4 में तो प्रकाश श्वसन ही नहीं होता, प्रकाश श्वसन होता ही नहीं है, और हम इसको बाइकार्बोनेट की तरह ले भी आते हैं और फिर इसको ग्रहण करके आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर O2 का तो कहीं नाम ही नहीं आया।
C4 में हमने O2 का तो कहीं नाम ही नहीं लिया, तो जब O2 का कोई नाम ही नहीं लिया, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी फर्स्ट बीवी से ही प्यार करता है। यहाँ पर ये अपनी पहली बीवी से ही बात करता है, यानी ये बीवी नंबर 1 ही है। यहाँ पे कोई सुष्मिता सेन नहीं आई है, तो जब सुष्मिता सेन है ही नहीं तो हम क्यों कह रहे हैं? जब प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा है तो हमारी उत्पादकता तो ज़्यादा ही होगी, हम CO2 से ही प्यार करेंगे। यही रीज़न है कि C4 प्लांट में जैव संश्लेषण कम होता है, लेकिन फिर भी ये उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। ठीक है, चाहो तो तुम ये पढ़ लेना आराम से, जो चीज़ मैंने बताई है वही आंसर है। लिखने का तरीका तुम ये ले लेना, सेम टू सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। रूबिस्को एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज के रूप में काम करता है, ये बात बता रहा है। अब पूछ क्या रहा है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि C4 पौधों में रूबिस्को अधिक मात्रा में कार्बोक्सिलेशन करता है? क्योंकि C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पहली बात, O2 की सांद्रता नहीं होती है, तो इस वजह से वो CO2 से ही अट्रैक्शन कर पाता है रादर देन O2। क्लियर दैट? आंसर क्लियर? आ जाओ। मान लीजिए 5वां प्रश्न, देखो मेरा यहाँ पर जो मुद्दा है ना, ये क्वेश्चन आंसर कराने का वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब चैप्टर समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्वेश्चन कराने की ज़रूरत मुझे इसलिए लगती है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है जब वो समझ में आ जाएगा ना, तो जो मैंने पढ़ाया है तुम आराम से कोरिलेट कर पाओगे। बस इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है चीज़ का, कोई पोटेंशियल नहीं है इस बात में। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोफिल बी की उच्च सांद्रता युक्त क्लोरोफिल बी की, अब देखो क्वेश्चन की गहराई को समझो फिर से, यहाँ क्लोरोफिल ए नहीं बोल रहा है, आपको पता है मुख्य वर्णक क्या है? क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड है ना, फियोफाइटिन, ये सब क्या है, फियोसियानिन, ये सब क्या है? हमारे सहायक वर्णक है। तो यहाँ पर अभी मुख्य वर्णक की जगह सहायक वर्णक की बात हो रही है, क्लोरोफिल बी की बात हो रही है, और ये क्या कह रहा है? क्लोरोफिल बी। भाई ये क्लोरोफिल बी जो है इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, मगर क्लोरोफिल ए की कमी है। और क्या बोल रहा है ये? क्लोरोफिल ए की कमी है। हाँ, डेफिनेटली यही बोल रहा है। क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे? क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे? पौधों में क्लोरोफिल बी क्यों होता है? 2 क्वेश्चन पूछे इसने अभी में। एक तो ये बोल रहा है यदि क्लोरोफिल ज़्यादा है, क्लोरोफिल ए कम है, तो क्या ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करेंगे? ठीक है, वो हमें देना है जवाब। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है पौधों में क्लोरोफिल बी क्यों होता है? क्लोरोफिल बी क्यों होता है? हमने अभी बात करी थी ये सहायक वर्णक है। तुमने अभी अपन ने जब फोटो सिस्टम देखा था तो ये एंटीना है, एंटीना के अंदर क्या होते हैं? सहायक वर्णक। याद आ रहा है वो चीज़? ये फोटोन को ग्रहण करते हैं, फोटोन को ग्रहण करते हैं और अंदर क्लोरोफिल ए को देते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद आ रही है बात? अब ये कह रहा है पौधों में क्लोरोफिल क्यों होता है? क्योंकि सहायक वर्णक एंटीना की तरह काम करते हैं जो फोटोन्स को ग्रहण करते हैं। और फिर दूसरे गौण वर्णकों की क्या आवश्यकता है? कैरोटेनॉइड, फियोफाइसिन, इनकी क्या आवश्यकता है? हम पढ़ चुके हैं कि ये सब एंटीना की तरह काम करते हैं, जो कि सारी रेंज को 400 से 700 की विबग्योर को लेकर के ये क्लोरोफिल को देते हैं। विबग्योर को ग्रहण करेंगे, क्लोरोफिल को देंगे, ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, तो अब हमसे पूछा, अब तुम खुद सोचो एक बार, क्लोरोफिल को कम कर दोगे, क्लोरोफिल को ज़्यादा कर दोगे तो फोटोन तो आ जाएंगे, है ना? फोटोन तो ये ग्रहण कर लेगा, लेकिन ये ग्रहण ही कर रहा है ना। अब क्लोरोफिल ही नहीं है या क्लोरोफिल की मात्रा कम है तो ये देगा किसको? खुद ही स्टोर कर लेगा क्या? दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, डेफिनेटली प्रभावित होगी, क्योंकि क्लोरोफिल तो मुख्य वर्णक है प्रकाश संश्लेषण का। यदि तुम उसको वो ही कम कर दोगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी? कम होगी। हमने ग्राफ बनाया था, याद है? ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा था कि क्लोरोफिल ए है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? जहाँ पर क्लोरोफिल है वो ज़्यादा ग्रहण करता है। तो क्लोरोफिल ए कम करोगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होगी। क्लोरोफिल होता है तो क्यों होता है? क्योंकि सहायक वर्णक की तरह काम करता है, ये फोटोन्स को ग्रहण करता है, क्लोरोफिल को देता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया को चलाता है। अन्य वर्णक भी यही काम करते हैं। क्लियर दैट? आंसर मैंने डायरेक्ट बता दिया है, पढ़ लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यदि पत्ती
छठा क्वेश्चन क्या है, यदि पत्ती को अंधेरे में रख दिया हो तो उसकी रंग क्रमशः पीला व हरा पीला कैसे हो जाता है। अब देखो सीधी सी बात है, यदि तुमने पिगमेंटेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वर्णक वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि पीला और हरा पीला किसकी वजह से आता है। पीला और हरा पीला किसकी वजह से आता है, कैरोटीनॉइड की वजह से आता है, क्लोरोफिल बी की वजह से आता है, हाँ या ना, ये बात करी थी हमने, कैरोटीनॉइड की वजह से आता है, ज़ैंथोफिल की वजह से आता है, हमने बात करी थी। कौन से वर्णक आपकी सोच में अधिक स्थायी होंगे, ठीक है। तो बच्चों जो सहायक वर्णक है अपना, देखो मैं बताऊं तुम्हें, यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, वो ग्रहण करते हैं, तो उनका स्थायित्व होना बहुत ज़रूरी है रादर देन द क्लोरोफिल, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपकी नज़र में कौन से जो है पिगमेंट होंगे, तो आपकी नज़र में कौन से होंगे, ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा, हाँ या ना, ठीक है। क्लियर दैट, कहानी समझ में आ गई, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, डन। अब देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, एक ही पौधों की पत्ती को छाया वाले उल्टे भाग को देखो। एक ही पौधों की पत्ती का हमने लिया पत्ती, ये लो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, ठीक है। ये जो वाला भाग होगा बच्चों, ठीक है, ये कौन सा होगा, सूर्य के सीधे संपर्क में आने वाला। और इसका जो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग जो होगा, ये सूर्य के संपर्क में नहीं आ रहा होगा, तो ये होगा उल्टा भाग और ये होगा सीधा भाग। ये हो गया पत्ती की बात जो उसने बोली है। क्या कह रहा है, एक पौधे की पत्ती का छाया वाला भाग, यानी कि उल्टा वाला भाग, जहाँ छाया आ रही है दैट मीन्स उल्टा वाला भाग है, धूप, ये पत्ती है, ये सूरज है, रोशनी आ रही है, ये सीधा भाग, ये उसका उल्टा भाग। क्लियर दैट। गमले में लगे धूप में रखे हुए तथा छाया में रखे हुए पौधों के बीच की तुलना करें। ये पौधा जो रखा हुआ है ये सूर्य में रखा हुआ है, ये पौधा जो रखा हुआ है ये सूर्य की रोशनी या नहीं आ रही, ये छाया वाला है और ये धूप वाला है, ठीक है, दोनों बात। कौन सा गहरे रंग का होता है और क्यों। बच्चों सुनो मेरी बात, जो सूर्य के प्रकाश में होगा ना वो गहरे रंग का होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी दैट मीन्स क्लोरोफिल ए ज़्यादा होगा। क्लोरोफिल ए ज़्यादा होगा तो हरा गहरा रंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जब तुम उसको अंधेरे में या छाया में रख दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल मात्रा कम होगी, क्लोरोफिल ए की मात्रा कम होगी और कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो वो कैसा हो जाएगा, बिना धूप की वजह से, क्लोरोफिल ए की कमी से वो कैसा हो जाएगा, पीला रंग का, या मतलब जो हल्का पीला रंग का या मरमरा सा जो पौधा होगा वैसा तुम्हें दिखाई देगा। तो ये इसका रीज़न है, बाकी तुम पढ़ लेना, मैंने क्लियर कर दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये हम कर चुके हैं, याद आ रहा हो तो तुम्हें। ये है प्रकाश वाला, कि प्रकाश की मात्रा का पौधे पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो तुमसे ये जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है, देखो वक्र के किस बिंदु अथवा बिंदुओं पर क ख ग प्रकाश एक नियामक कारक है। क ख ग इसमें से तुम्हें नियामक कारक बता रहे हैं। तो नियामक कारक का मतलब होता है कि जब कम कंडीशन पे भी, है ना, कम प्रकाश मिल रहा है और उसमें वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, अभी ग्रोथ करना स्टार्ट ही हुआ है, तो ये जो है ये है मुख्य नियामक, ठीक है। क जो है मुख्य नियामक कारक है। क बिंदु पर नियामक कारक कौन से हैं, तो देखो क बिंदु पर नियामक कारक क्या है, प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है। यहाँ पर तीव्रता आ रही है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कम था, भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है ना भाई, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है यानी बढ़ता जा रहा है प्रकाश, ये बढ़ता जा रहा है प्रकाश, तभी तो ये बढ़ता जा रहा है। तो प्रकाश की तीव्रता का नियामक है ये। फिर पूछ रहा है वक्र ख ग और घ में निरूपित करता है, तो ये घ और घ है ना, ये घ घ नहीं है, ये ग और ख है, ख और ग, ठीक है। तो आप एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, एक मिनट रुको भाई। अ का उत्तर,
आंसर अ का उत्तर तो तुमको ये पूछा है कि प्रकाश का एक नियामक कारक कौन है, तो इसका आंसर आएगा क राइट आंसर है। ब में तुमसे क्वेश्चन पूछा है क बिंदु पर नियामक कारक कौन से हैं, तो क बिंदु पर नियामक कारक कौन से हैं, तो देखोगे प्रकाश की तीव्रता पे तो देखा है हमने, अभी मैंने बताया ना प्रकाश की तीव्रता। फिर से क्वेश्चन पूछा है वक्र में ग और घ, ग और ये घ इधर, ये वाला घ, ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ग और घ। तो ग पे देखो, यहां पर तुम देखोगे ना, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर बोल रहा है कि मेरा पूरा प्रकाश बहुत अच्छे से मुझे मिल गया है, अब मैं संतृप्त हो चुका हूं। घ पे संतुष्ट वाली स्थिति आ रही है, और जो ग हो रहा है ये सैचुरेशन हो चुका है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर तीव्रता सबसे अधिक है। घ बोल रहा है तीव्रता सबसे अधिक है प्रकाश की, घ, और ग बोल रहा है संतृप्त हूं मैं, अब मुझे कुछ भी रोशनी नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है। तो आ जाओ एक बार देख लेते हैं इसको, नहीं तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रकाश ग में प्रकाश संतृप्तता को, मैंने यही बताया, ग में प्रकाश की संतृप्तता को दिखा रहा है, और इस बिंदु पर प्रकाश तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि संतृप्त हो गया ना। अपन बहुत सारा खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे पसंद की चीज़ भी रखोगे ना, तुम बोलोगे ना भैया ना, अब हमसे ना हो पाए, अब हमारा पेट जो है ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को नींद ही आ रही है, अब मैं खा नहीं सकता। इसने भी, इस वाले प्लांट ने भी सूर्य की रोशनी बहुत खा ली है, तो ग पॉइंट बोल रहा है कि अब मैं इससे आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। गेट इट? ग बिंदु पर निरूपित करता है कि प्रकाश की तीव्रता इस बिंदु पर सीमा कारक है। सीमा कारक, इस बिंदु के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बढ़ेगी नहीं, इस बिंदु के बाद प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, अभी सीमा कारक हो चुकी है, इसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। गेट इट? आ गई बात समझ में? अब देखो 9वां, तुलना करनी है C3 और C4 पथ में, चक्रीय व अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन में, और C3 और C4 पादपों की क्षारकी में। ये मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया, तो अच्छा बेहतरी होगी कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हर चीज़ मैंने तुम्हें बताई, तुम्हारा काम है बल्कि कि तुम इंडेक्स बनाओ, चार्ट बनाओ, और तुम अपने आप अपना एनालिसिस करो कि कैसे होगा। ठीक है? चक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन मैंने अच्छी तरह से बताया, मतलब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन सॉरी। C3 और C4 पत्ती की शारीरिकी भी मैंने बहुत अच्छे से विद द डायग्राम हेल्प मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से आज तुम्हारे चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है फ्रॉम माय साइड। ढंग से बिल्कुल अच्छे से मैंने एक एक चीज़ बताई है, एक एक क्रिया, एक एक पथ, एक एक पाथ मैंने तुम्हें समझाया है। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी उतने ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है, कोई नीट का क्वेश्चन है, तो तुम बिल्कुल पूछते भी नहीं हो मुझसे। ठीक है, अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हो, अजीब अजीब से, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछो ना, पेपर ढूंढो नीट के। क्या कर रहे हो तुम घर बैठे बैठे? स्कूल तो है नहीं, घर पे बैठ के नेट पे डाउनलोड करो, पेपर देखो, क्वेश्चन देखो। मैडम ने फोटोसिंथेसिस बढ़ा दिए, चलो मैडम की क्लास लगाते हैं, चलो मैडम से क्वेश्चन पूछते हैं। पूछो ना, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, तुम्हें पूछो मुझसे क्वेश्चन, पूछो, मैं भी तो देखूँ कि कैसा क्वेश्चन आता होगा, है ना। जहाँ पर बच्चों देखो, थोड़ी सी ज़ील, थोड़ी सी क्रियाविधि तुम्हें तुम्हारी तरफ से भी दिखानी पड़ेगी, तब मज़ा आएगा मुझे। क्वेश्चन नहीं आते ना, तब तक मज़ा नहीं आता। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।